ठीक है, तो हम लोगों ने एक मेथड देख लिया था, इनिशियल रेट मेथड या इनिशियल कंसंट्रेशन मेथड जो भी था उससे हम लोग निकाल लेंगे। दूसरा जो हमारा मेथड था वो क्या है, ग्राफिकल रेट मेथड। इससे हम ग्राफ देख के बताएंगे कि जो रिएक्शन हो रहा है उसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ ग्राफ देखना आना चाहिए पहली बात तो ग्राफ कौन कौन से होते हैं और कैसे किसके बीच में होना चाहिए, तब वो जाके होगा। देखो पहला ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट वन, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। मतलब ये तीन के तीनों ही फॉर्मूले जो भी ये हम लोग देखने जा रहे हैं, चाहे वो हाफ लाइफ मेथड हो, चाहे ग्राफिकल मेथड हो या इनिशियल रेट मेथड हो, इन सब में ही जो इसका मेन क्राइटेरिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कि अब एक एप्लीकेंट जो रिएक्टेंट है हमारा वो ज़्यादा हो कम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन होना कितना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट इफ़ द प्लॉट ऑफ लॉग ए, ये क्या है आपका कंसंट्रेशन है आपका। ठीक है, उस पार्टिकुलर रिएक्टेंट का किसी भी टाइम पे लॉग ए वर्सेस टाइम, लॉग ए और टाइम के बीच में जो होना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान दो, लॉग ए वर्सेस टी का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। ठीक है, इफ़ द प्लॉट ऑफ 1 ए, अब की बार क्या है, 1 कंसंट्रेशन ए वर्सेस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, द रिएक्शन फॉलोज सेकेंड ऑर्डर। अगर हम ये देखेंगे कि उसमें 1 कंसंट्रेशन यानी कि इनवर्स ऑफ कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, ये ग्राफ आसानी से आपको मिल जाएगा, वैसा जो भी क्वेश्चन इससे मिलेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा तो वो आपको गिवन होगा कि 1/A वर्सेस टी है या लॉग ए वर्सेस टी है या 1 कंसंट्रेशन ए स्क्वायर का है। इन सब के लिए देखोगे तो पहला हम समझ गए कि लॉग ए वर्सेस टी है तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन है तो कैसा होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। अगर 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी है तो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। ठीक है, ऐसे ही इफ द प्लॉट ऑफ 1/A स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर वर्सेस टी इज स्ट्रेट लाइन, द रिएक्शन विल फॉलो थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए ये है। ठीक है, तो जनरली हम इसको एक जनरल टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल फॉर ए रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर ए ग्राफ ऑफ 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n-1 वर्सेस टी मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे बस n की वैल्यू आप पुट करते चले जाओ। ठीक है, अगर n इक्वल टू हम क्या करते हैं 0 तो ये कांस्टेंट हो जाएगा पूरा पूरा, n इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा, ये 0 और ये कांस्टेंट बन जाएगा। समझ आए बात, तो कैसा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकेंड, वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेगा। अगर n इक्वल टू आप 2 पुट करोगे यहाँ पे, n इक्वल टू 2 तो क्या आएगा 1/A, 1/A तो वो किसको फॉलो करेगा, 1/A तो कंसंट्रेशन आपको ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर होगा तो थर्ड को। क्लियर होगी बात, तो n जो है यहाँ पे इंटीजर है। क्लियर होगी बात, तो यहाँ से ये आप क्या कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो कि ये किस ऑर्डर का ग्राफ होगा, ये ऑर्डर कौन सा है इस रिएक्शन का। ठीक है, जिसके लिए वो पार्टिकुलर ग्राफ गिवन होगा। क्लियर होगी बात, ये ग्राफ आप देख सकते हो खुद से, जीरो ऑर्डर के लिए देख सकते हो जाके, जो हम लोगों ने ड्रा किया है वो स्ट्रेट लाइन ही आया है। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी आप देख लो जाके, वहाँ भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इन्हीं सारी चीज़ों के लिए बस इसी चीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया है और कुछ नहीं, और जनरल एक टर्म निकाल दिया गया कि 1 कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर n-1 वर्सेस टी ग्राफ अगर है किसी का भी और वो स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होने वाला है, n-1 उसका ऑर्डर होगा, nth ऑर्डर, उसका ऑर्डर क्या होगा, n ऑर्डर होगा। क्लियर होगी बात, देख लेना इसे। ये कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक रूल्स है और इन रूल्स को आप याद रखो। अगला जो है हाफ लाइफ मेथड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे आपको अगर आता है तो। हाफ लाइफ मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन द रेट लॉ इन्वॉल्व्स बाय ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब फिर से एक बार वही चीज़ आ गई यहाँ पे, क्या आया कि सिर्फ और सिर्फ ये भी क्या है, एक रिएक्टेंट के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, सिर्फ एक रिएक्टेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो हाफ लाइफ मेथड, दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन, हो गया समझ में, आगे बात। टर्म्स, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 - n। ठीक है, ये बचा हुआ कंसंट्रेशन टी हाफ, कभी भी जो हाफ लाइफ होगा वो हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन ए और की पावर 1 - n, वेयर n इज क्या है आपका ऑर्डर है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम n इक्वल टू क्या कर दें यहाँ पे 0 पुट कर दें
n इक्वल टू 0, क्या होगा, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो हाफ लाइफ आप देख लो कि एक से फर्स्ट ऑर्डर के लिए कांस्टेंट होता है और जीरोथ ऑर्डर के लिए वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। आप निकाल के देख लो, जो रिजल्ट आए हैं उनको चेक कर लो जाके। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। ठीक है, अब एक ही कोई पार्टिकुलर है तो यहाँ पे हो टी हाफ इज इक्वल टू क्या कर दिया, के डैश 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1, यहाँ पे इसको नीचे भेज दिया गया तो ये n माइनस 1 हो गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे ऊपर ही रखो नीचे भी रखो, उससे क्या फ़र्क। तो ये कांस्टेंट लगा दिया गया इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए। ये ध्यान रखो कि ये मेथड्स हैं, क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो कभी कभी हाफ लाइफ दे रखा होता है 2 अलग अलग कंसंट्रेशन का यूज करते हुए सेम रिएक्टेंट के लिए, और हमसे क्या पूछ लेता कि आप इन डेटा के यूज से क्या बता दो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं जैसे हमें मतलब वो अप्लाई करना होगा। तो टी हाफ ये हो गया। अब यहाँ पे देखो लॉग अगर हम ले लें दोनों ही तरफ का, यहाँ पे क्या लेते हैं लॉग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग टी हाफ, इस तरफ भी लॉग टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ के डैश एंड प्लस ये पोर्शन पूरा यहाँ पे देखो, तो आप इसे प्लस कर लो, ये ऊपर भेज दो तो 1 माइनस एन एंड लॉग ए। पावर जो होता है ये लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर पहले आ जाएगा तो ये होता है 1 माइनस एन लॉग ऑफ ए। ठीक है, बस कुछ नहीं किया गया, ये दोनों ही तरफ क्या कर दिया गया, लॉग ले लिया गया। उसके बाद लॉग टी हाफ वर्सेस लॉग ए गिव्स, यहाँ से देखो लॉग टी हाफ यानी कि ये आपका एंड लॉग ए, और ये लॉग ए गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप, गिव्स ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप 1 माइनस एन वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, उसका स्लोप निकाल के भी निकाल सकते हो सिर्फ उस रिएक्टेंट से, लेकिन अगर ऐसा ना करना हो तो दो अलग अलग दो डिटर्मिनेशन द स्लोप वी कैन फाइंड द ऑर्डर फर्स्ट। ठीक है, डिटरमाइन द स्लोप वी कैन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो भी है। इफ हाफ लाइफ एट डिफरेंट कंसंट्रेशन इज गिवन, जैसे मैं बोला था कि 2 अलग अलग कंसंट्रेशन पर अगर हमें गिवन हो हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन उसके रिस्पेक्ट में, हाफ लाइफ उसके रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन, तो हम क्या करेंगे इन्हीं 2 के डेटा से यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हैं, हमें ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो इन दोनों को लिया गया फिर डिवाइड कर दिया गया, दोनों को डिवाइड किया और फिर क्या हुआ, एक रिजल्ट आया। इस रिजल्ट पे क्या कर दो, आप दोनों ही तरफ लॉग ले लो फिर से। तो यहाँ पे फिर से जब लॉग लोगे तो यहाँ पे देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो ये हो जाएगा लॉग टी हाफ फर्स्ट। ये पहला हाफ लाइफ है जब हम रिएक्टेंट इसके रिस्पेक्ट में A1 लेके चले थे। ठीक है, जब A1 कंसंट्रेशन से हमने शुरू किया तो उसका हाफ लाइफ कितना आया, टी हाफ आया। उसी सेम रिएक्टेंट के लिए उसका इनिशियल कंसंट्रेशन अब की बार A2 रखा गया तो उसका हाफ लाइफ कितना आया, टी हाफ आया। ठीक है, तो ये अगर डेटा गिवन था तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया। ये तो फॉलो करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना कि ये क्या होता है 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल होता है। फिर लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो ये आपका लॉग दिस 1 माइनस लॉग ऑफ दिस 1 ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो n माइनस 1 पहले आ जाएगा, फिर लॉग A2 माइनस लॉग ऑफ A1। यहाँ से हम क्या कर लेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू दिस 1, ये डिवाइड बाई ये वाला पोर्शन डिवाइड कर दो आप इस वाले से, इधर से इस पूरे में। ठीक है, यहाँ से n माइनस 1 मिल जाएगा, और n माइनस 1 एक बार मिल गया तो यहाँ से हम सिर्फ n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 1 इस तरफ भेज के, तो 1 प्लस लॉग टी हाफ, देखो ये 1 प्लस उसके बाद ये पूरा डेटा है लॉग टी हाफ फर्स्ट माइनस लॉग टी हाफ सेकेंड डिवाइड बाई लॉग A2 माइनस लॉग A1। तो आसानी से हाफ लाइफ देखो यहाँ पे इस फार्मूले में ऑर्डर डायरेक्ट निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस लॉग दिस 1 माइनस लॉग टी हाफ 2 डिवाइड बाई लॉग A2 माइनस लॉग A1। सारी वैल्यू गिवन होगा, दोनों ही इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है आपको, और दोनों के लिए ही क्या गिवन है, हाफ लाइफ टाइम दिया है, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो ये 3 मेथड थे जिससे आप निकाल सकते हो। इन सब के अलावा भी है और भी मेथड्स हैं, लेकिन वो हमारे यूज़ के नहीं हैं फिलहाल। इनसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है इनको। ठीक है, तो एक बार देख लेना, और जो भी क्वेश्चन इस पर मिलें आसानी से आप उसे प्रैक्टिस करके कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर चलो ठीक है। फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होता है यहाँ से। अब तो जितने भी कैलकुलेशन पोर्शन थे वो सब हमने देख लिया, अब थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा इसमें बच गया है, और वो थ्योरेटिकल जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है सबके सब। जैसे पहला थ्योरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, कोलिजन थ्योरी। तो नेक्स्ट हेडिंग इज कोलिजन थ्योरी। तो देखते हैं क्या होता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि प्रोडक्ट जो भी बनता है रिएक्टेंट के रिएक्ट करने की वजह से, तो रिएक्टेंट आपस में क्या होनी चाहिए, कोलाइड होने चाहिए। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में कोलाइड होंगे, और कोलाइड होने के बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आई बात।
तो ये कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड है। देखो कोलिजन थ्योरी क्या होता है इसको देखते हैं पहले। तो बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरह ही ये क्या होता है, ये बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे ही। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोगों ने गैसियस स्टेट में थोड़ा सा पढ़ा था कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। उनका खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन व्हिच दे केप्ट। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से नोट किया है 11th क्लास में, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। ये एक एटम या एक मॉलिक्यूल को स्फेरिकल मानता है, स्फेरिकल और रिजिड मानता है, ठीक है। ये थ्योरी जो है, तो इस थ्योरी की मतलब इसी थ्योरी पे ये बेस्ड है। तो इट कंसीडर मॉलिक्यूल्स एट हार्ड रिजिड स्फेयर, ठीक है। किस पे बेस्ड है, KTG पे बेस्ड है। और ये थ्योरी क्या मानती है कि ये हार्ड रिजिड स्फेयर होते हैं जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड्स विथ ईच अदर। समझ में आई बात कि प्रोडक्ट बनाने के लिए ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हों वो आपस में क्या करें, कोलाइड करें, ठीक है। कोलाइड्स विथ ईच अदर, नॉट ऑल कोलिजन। यहाँ तक पहली बात तो कोलिजन कंपलसरी है प्रोडक्ट बनने के लिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा कि नॉट ऑल कोलिजन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जितने भी कोलिजन होते हैं उन सभी कोलिजन में कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो। समझ में आई बात। कुछ फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स होते हैं जिनसे प्रोडक्ट बनता है, सभी कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो नॉट ऑल कोलिजन रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ओनली ए फ्यू कोलिजन्स फॉर्म प्रोडक्ट एंड आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। और वो कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट फॉर्म होता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोला जाता है। समझ में आई बात। और नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी में क्या बोला गया कि जो भी आपका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमेशा ही कोलिजन ही होगा। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब जो ये कोलिजन थ्योरी है या जो भी ये सारी चीज़ें हैं इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन की मतलब मान लो कि 100 कोलिजन हुआ, टोटल 100 हुआ और उसमें से मात्र ऐसे 60 जो है कोलिजन ऐसे हुए जिनसे प्रोडक्ट बना और बाकी 40 ऐसे हैं जिनसे प्रोडक्ट नहीं बना। समझ में आई बात। तो जो 60 जिनसे प्रोडक्ट बना हमारा वही क्या कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन। जबकि कोलिजन तो ढेर सारे हुए हैं, 100 के 100 हुए हैं कोलिजन, ठीक है। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं या कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्टिव कोलिजन को क्या करते हैं, फ़र्क डालते हैं। तो फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। 2 चीज़ें होती हैं, 2 फैक्टर ऐसे होते हैं जिन पे कोलिजन डिपेंड करता है। कोलिजन इफेक्टिव हो इस बात के लिए 2 कंडीशन है या 2 ज़रूरी बातें हैं। पहला क्या है आपका, एनर्जी फैक्टर। एनर्जी फैक्टर पे डिपेंड होता है, नहीं कि एनर्जी पे डिपेंड होता है कोलिजन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ओरिएंटेशन फैक्टर होता है। अगर एनर्जी फैक्टर की बात करें तो अभी इसको डिटेल में देखेंगे हम लोग, ग्राफिकल पिक्चोरियल ये सारी चीज़ें। और इसको हम लोग पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि इंटरमीडिएट क्या होता है या इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, इंटरमीडिएट की होती है, जिसे आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैं फिर से देखने वाला हूँ। और फिर क्या है ये ओरिएंटेशन फैक्टर, और दूसरा क्या है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन का मतलब कि एक प्रॉपर साइड से ही अटैक होना चाहिए, एक प्रॉपर साइड से कोलिजन होना चाहिए मॉलिक्यूल का, तभी वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आई बात कि अगर एनर्जी फैक्टर फुलफिल हो भी गया मान लो, ठीक है, अगर एनर्जी फैक्टर फुलफिल हो भी गया तो ओरिएंटेशन फैक्टर अगर सही नहीं है, सही एंगल से वो जाके एक दूसरे से कोलाइड नहीं कर रहे हैं, तो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि ये दोनों ही क्या हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन है, बोथ आर नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। जिसमें से एनर्जी फैक्टर, तो देखो एनर्जी फैक्टर को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते चलते हैं कि हाइड्रोजन गैस है और वो I2 गैस से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आई बात। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ये रहा आपका I2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी कि ये दे मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। तो अगर ये कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जस्ट टचिंग, जब ये कोलाइड करेंगे और अलग नहीं हुए हैं, कोलाइड कर चुके हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, इनका इंटरमीडिएट या इसी स्टेज को क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और इस स्टेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इसकी मॉलिक्यूल की। और फिर फाइनली क्या होगा, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स जो है वो फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अब H से I का रिलेशन हो जाएगा, HI + HI। समझ में आई बात।
तो ये प्रोसेस होते हैं। ये रहा हमारा रिएक्टेंट, दिस वन इज रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट से क्या बना आपका, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बस समझ में। अब एनर्जी फैक्टर इसमें से क्या इन्वॉल्व है, देखो अगर एनर्जी फैक्टर की बात करें तो रिएक्टेंट, अगर एनर्जी फैक्टर देखो, मैं बात कर रहा हूँ कि एक ग्राफ की, ये ग्राफ हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ये जो एक्सिस है आपका, ये एनर्जी एक्सिस है, दिस वन एनर्जी एक्सिस, और ये हमारा क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने H2 + I2 से ही समझते हैं, चलो H2 + I2 हमने लिया था, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो ये रही, ठीक है। ये रही टोटल एनर्जी H2 की एंड प्लस I2 की, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि इसमें एनर्जी कुछ सप्लाई करते हैं बाहर से। अगर हम एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी है ना आपका, ये एनर्जी एक्सिस, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। ये रही वैल्यू, ये इंक्रीज करने लगेगी, और फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यही है आपका, यहाँ पे टॉप पे होता है, और इसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। हम लोगों ने इसे क्या बोला था, इंटरमीडिएट बोला था, इस वाली चीज़ को इंटरमीडिएट बोला गया था, ठीक है। और ये फाइनली क्या हो जाएगा, अब यहाँ से एक बार जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। तो अगर हम उस एनर्जी लेवल तक पहले ही पहुँचा दिए हैं तो अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पे नीचे आके किसी एक पॉइंट पे सेटल होगा, जहाँ पे उसकी एनर्जी हमें यहाँ से देखने से कर्व से मिल जाएगा। तो ये अब ये हो सकता हो कि इस जो भी यहाँ से प्रोडक्ट बने उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम हो, यानी कम हो कि मतलब क्या हो जाएगा, ये ग्राफ और नीचे आ जाएगा, इसके भी नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया, यानी कि इस एनर्जी लेवल से ये एनर्जी लेवल क्या है, और नीचे है, डाउन है, नीचे है थोड़ा। तो क्या कहा जाएगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया हमारा, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो बहुत ही कम है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। समझ में आई बात। ये रहा रिएक्टेंट की एनर्जी और ये हमारा किसका, प्रोडक्ट की एनर्जी। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जहाँ से हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। हीट एनर्जी बाहर निकलने का क्या मतलब है, देखो शुरू में हमारे पास मान लेते चलो 100 जूल एनर्जी थी, 100 जूल एनर्जी थी, और बाद में कितना मिला, कम हो गया ना, तो मान लेते चलो 60 जूल मिल गया हमें। तो डिफरेंस कितना आया, देखो फाइनल हमारा कितना है 60 माइनस इनिशियल कितना था 100, तो कितना आएगा 40 जूल एनर्जी जो है नेगेटिव का आएगा। और क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ है, नेगेटिव आया है, तो जब भी नेगेटिव होता है केमिस्ट्री में, कभी भी अगर नेगेटिव होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम एनर्जी बाहर निकाल रहा है, यानी इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डेल्टा एच भी। डेल्टा एच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी मतलब क्या हुआ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ एंथैल्पी, या रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। तो हम लोग देखो अब ध्यान से, ये कभी भी कोई भी कर्व प्लॉट करेंगे इस तरह से एनर्जी के लिए तो हमेशा ऐसे ही करेंगे। अब ध्यान दो कि ये हमने किसके लिए बना दिया, एक्सोथर्मिक के लिए। लेकिन अगर एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक होने क्या मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट आया उसकी एनर्जी इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं उनकी एनर्जी से क्या हो, ज़्यादा हो, यानी कि प्रोडक्ट कहीं यहाँ पे बीच में ही रुक गया, यहाँ पे आ गया आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे कहीं, समझ में आई बात। तो उस केस में क्या होगा, फिर से आपका जो डेल्टा एच आएगा उस केस में देखो क्या होगा, ईपी यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो फिर इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो कैसा आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और जब भी वैल्यू पॉजिटिव आता है, जब वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है, ईपी माइनस ई आर रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस ये रहा ईपी प्रोडक्ट की एनर्जी, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या होता है कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक मतलब कि जहाँ पे हमने क्या किया, एनर्जी बाहर से सप्लाई किया। ध्यान से देखो, इस समय जो हमें प्रोडक्ट मिला वो उसके पास इतनी एनर्जी है, और शुरू में जब लेके चले थे तो कितनी एनर्जी थी, इतनी, यानी कि इसकी एनर्जी बढ़ गई है, ये बढ़ गई, इतना ज़्यादा हो गया, इसका मतलब बढ़ी है। ये एनर्जी जो बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने कहाँ से सप्लाई किया है, इसे हमने बाहर से सप्लाई किया है, और बाहर से जब हम सप्लाई किए हैं तो इसलिए हमने इसको क्या नाम रखा, एंडोथर्मिक। क्या बात समझ में आया आपको। तो ये ग्राफ दो तरीके से हो सकता है, प्रोडक्ट नीचे हो सकता है रिएक्टेंट के, या रिएक्टेंट के क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो एंडोथर्मिक या क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें और डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा ई हुआ एनर्जी एक्सिस,
ये हमारा क्या था, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीड कर रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वही थोड़े थोड़े टाइम की बात है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, आगे बढ़ रहा है रिएक्शन तो क्या हो रहा है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें डिफाइन और कर लेते हैं, जैसे यहाँ से मैं गया यहाँ पे और मान लेते हैं चलो यहाँ पे आया, ये आपका एंडोथर्मिक के लिए। अब यहाँ पे देखो जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब ये रहा डिफरेंस हमारा, यहाँ से इतनी एनर्जी को, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, या इसे ईए से डिनोट करते हैं। यानी कि आपको रिएक्टेंट मालिक्यूल में कितनी और एनर्जी भरनी पड़ी तब जाके वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हुआ। समझ में आई बात। तो इसी एनर्जी को, ये वाली एनर्जी जितनी आप बाहर से ऐड करते हो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अब देखो इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं कि ये है EAF, यानी कि फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। फॉरवर्ड मतलब कि हम लोग इस डायरेक्शन से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, यानी कि रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट से हम लोग कहाँ पहुँचे, इस यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, और वो फाइनली कहाँ कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्या बात समझ में आए। तो इसे हम लोग एक बात बोल सकते हैं क्या कि ये EAF है, एक्टिवेशन, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे ही अगर मान लो कि मैं यहाँ प्रोडक्ट से शुरू करता हूँ और कहाँ तक जाना है, मुझे वापस रिएक्टेंट पे आना है, तो मुझे यहाँ से लेके इतनी एनर्जी मुझे फिल करनी पड़ेगी, तब जाके मैं क्या पहुँचूँगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे पहुँचूँगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर एक बार बन गया तो वो अपने आप क्या होगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। इसके बाद वो टॉप पे जा नहीं सकता, अपने आप क्या होगा, नीचे चला आएगा। क्लियर होगी बात। तो इस वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, EAB बोलेंगे। यानी कि ये भी क्या है, एक्टिवेटेड है, लेकिन क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए है, यानी कि बैकवर्ड एक्टिवेटेड एनर्जी है। क्या बात समझ में आ गया आपको यहाँ से यहाँ तक। और ये आपका क्या कहलाए, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये पूरा क्या कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, पूरी एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम जो एनर्जी हो सकती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, फ्रॉम इस जीरो लाइन से, जीरो लाइन से यहाँ से देखो ये रिएक्टेंट की तरफ से लिया गया तो ये कहलाया, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट से ये ऊपर लिया गया तो EAB कहलाया, ये EAF कहलाया, ठीक है। अब यहाँ से हम जीरो लाइन से अगर शुरू करें इस वाले को, यहाँ ये टोटल एनर्जी कहलाता है ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और जिसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हो। देखो ये सारी चीज़ें नोट्स में मिल जाएंगी आपको, ये डेफिनेशन सबके सब, उसे हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका एंडोथर्मिक के लिए था, और एक्सोथर्मिक के लिए ये ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ कहीं हो जाएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लेना आप। अब यहाँ पे देखो ये समझ में आ गया था। तो अब फिर से देख लो, ये रहे आपके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, ये रिएक्ट करने के लिए कोलाइड हुए, कोलिजन जब हुआ उनका तो वहाँ से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, और एक बार अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया तो फाइनली किसमें, प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है। तो इनके लिए ग्राफ देखो, दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ दे दिया गया। पहले वाले में तो मैंने, आप इसे अलग अलग बनाना इस तरह से, ठीक है। इसे देखो मैंने एक ही में दे दिया कि ये प्रोडक्ट है इंडोथर्मिक के लिए, ये एक्सोथर्मिक के लिए। ये आपकी ये है, ये डेल्टा एच डिफरेंस है, ये आपकी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ER, और ये प्रोडक्ट जो बन के आया उसकी एनर्जी EP, ठीक है। ये एनर्जी एक्सिस, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप देख लो। और फिर ये दोनों को मैंने अलग अलग बनाया है, ये आपका एक्सोथर्मिक के लिए, दिस वन इज एंडोथर्मिक के लिए। वो आप भी क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग बनाओगे अच्छे से डिटेल में इन्हें, ताकि समझ पाओ कौन सी एनर्जी क्या है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स से यहाँ से अगर हम शुरू करें तो कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाए, तो क्या कहलाएगा, EA, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है अभी बताया गया, तो टोटल एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, टोटल एनर्जी फ्रॉम दिस जीरो लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल एनर्जी जो है आपका, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाता है। द टोटल एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH, ठीक है। अब फिर बैकवर्ड एक्टिवेटेड एनर्जी बता भी दिया गया आपको ये भी, कि यहाँ से अगर हमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना है, फाइनली यहाँ से वापस जाना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, EAB बोलेंगे। यहाँ से जो एनर्जी हमें एक्टिवेट करने के लिए देना पड़ेगा, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी फ्रॉम प्रोडक्ट साइड, उसे हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड एक्टिवेटेड एनर्जी, EAB। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। अब एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज हम जानते हैं, इसे आप हीट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हो, ये एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, ये होता है
प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, दोनों को हम घटा देते हैं, जो डिफरेंस आया हमारा वही क्या होता है डेल्टा एच। अगर वो एंडोथर्मिक है तो वो जो डिफरेंस आया वो आप सराउंडिंग से उस सिस्टम में डाले होंगे उतनी एनर्जी, ठीक है। और अगर अगर वो एक्जोथर्मिक है तो डेल्टा एच जितना वैल्यू है वो उतना वो क्या करेगा, रिलीज़ किया होगा, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनाया होगा तो वो एनर्जी उतना रिलीज़ किया होगा, तो वो एक्जोथर्मिक है। ये डिफरेंस अगर नेगेटिव आया तो कैसा होगा, एक्जोथर्मिक, पॉजिटिव आया तो कैसा होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, इन्हीं दोनों डिफरेंस को हम ई पी माइनस ई आर को, जिसे आप डेल्टा एच कह रहे हो, क्या इसे ई ए बी माइनस ई ए से डिनोट कर सकते हो। देखो यहाँ से डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है प्रोडक्ट, यहाँ से शुरू हुआ, देखो प्रोडक्ट है ये यहाँ तक, ये रहा प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे, ये रहा आपका रिएक्टेंट की एनर्जी, ये लाइन, ये रिएक्टेंट यहाँ, ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट की, और ये क्या आपका रिएक्टेंट की। तो ये डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिफरेंस है इसे हम डेल्टा एच से जानते हैं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दिस वन माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बीच का डिफरेंस आ गया, ठीक है। ऐसे अगर हम चाहें तो यही डेल्टा एच देखो आप, तो वो ई ए बी एंड माइनस ऑफ ई ए, माइनस ऑफ ई ए, इन दोनों, या ई ए एफ कर लो इसे फॉरवर्ड के लिए, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल भी है डेल्टा एच। तो हम उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि ई ए बी माइनस ई ए एफ, ठीक है। यानी कि बैकवर्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए जितनी एनर्जी ज़रूरत थी माइनस फॉरवर्ड के लिए, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारा क्या होगा, हीट ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज होगा। क्लियर होगी बात। तो ये तो था रिएक्शन को समझने का, रिएक्शन के पीछे जो एनर्जी होती है, एनर्जी फैक्टर, वो हमने देखा कि कैसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और कौन कौन से एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, टोटल एनर्जी क्या है, डेल्टा एच क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फॉर ए कोलिजन, अब बात करते हैं कोलिजन थ्योरी की। इस पे जो हम लोगों का था पहला फैक्टर एनर्जी फैक्टर, तो ये अब तक तो एनर्जी डिफाइन किया कि कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है कैसे। तो अब ये फैक्टर क्या क्या गवर्न कर रहा है, कैसे कर रहा है, देखो। फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव एनर्जी ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए। समझ में आई बात। फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी, जो भी कोलिजन हो रहा है अगर उसे इफेक्टिव होना है, यानी कि उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होनी चाहिए वो या तो बराबर हो या तो क्या हो, ज़्यादा हो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बराबर हो मॉलिक्यूल की एनर्जी या उससे ज़्यादा हो, तो जाके क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि जो कोलिजन होगा उस समय वो क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। उसके लिए क्या कंडीशन है कि ई मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ई। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। दूसरा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए इज गिवन बाय दिस। ये आरएनएस इक्वेशन कहलाता है, मिलेगा पढ़ने को इसी में। ई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई ए, यानी कि जितने हैं सब के सब तो इफेक्टिव कोलिजन होते नहीं, उसमें से कुछ फ्रैक्शन उसका पूरे का ही क्या होता है, वो इफेक्टिव कोलिजन होता है। और उनकी संख्या हम आसानी से इस फार्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं कि द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई ए, यानी कि जो इफेक्टिव हैं उनका फ्रैक्शन कितना है, वो टोटल में से कितने हैं, उनकी अगर कैलकुलेशन हमें करना हो तो ई की पावर माइनस ई ए डिवाइड बाई आर टी होता है। ये ई आपका समझ ही रहो क्या है, एक्सपोनेंशियल है आपका। ई ए एक्टिवेटेड एनर्जी जितनी भी है, आर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं उन फ्रैक्शन को भी, ठीक है। तो आप एनर्जी फैक्टर समझ में आ गया होगा बात कि इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए क्या कंपलसरी है। कंपलसरी है कि जो भी मॉलिक्यूल हो उसकी एनर्जी जो हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी हो, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर था जो हमने कवर किया। दूसरा फैक्टर जो है किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो दूसरा फैक्टर हमारा क्या होता है, वो होता है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन मतलब कि एक प्रॉपर एंगल से, एक प्रॉपर डायरेक्शन से उसे कोलाइड करना कंपलसरी है, तभी जाके क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। भले ही एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से अटैक नहीं कर रहा है, कोलाइड नहीं कर रहा, तो कभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव अलॉन्ग विथ एनर्जी ई ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई ए, ओरिएंटेशन ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड बी प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया गया है, ये आपका सी है, ये CH3 ये H ये I, और ये कि न्यूक्लियोफाइल दिया गया है। हम लोग ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर बात करें, SN2 का मतलब क्या होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है कार्बन डिफिशिएंट सेंटर इस C वाले पे अटैक करेगा,
ठीक है, इस वाले पे अटैक करेगा और इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई एक ग्रुप जैसे कि यहाँ पे आई है वो निकल जाएगा। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर इस डायरेक्शन से इस कार्बन पे अटैक करने जाता है, इस कार्बन पे इस डायरेक्शन से जाता है, तो यहाँ देखो आई जो है इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होता है, पहले से ही इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने देखा था सारी चीज़ें। तो इस पर जो डेल नेगेटिव चार्ज है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल आपका इसकी तरफ से अप्रोच करेगा इसकी तरफ, तो यहाँ से इस नेगेटिव का और इस नेगेटिव का क्या होगा, रिपल्सन होने वाला है। और अगर इन दोनों का रिपल्सन होगा तो वो कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो जब भी ये इस तरफ से करता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर यही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड यहाँ पीछे की तरफ से आके अटैक करे यहाँ से, तो यहाँ से आई माइनस का निकलना बहुत आसान होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। तो बस यही बात है यहाँ पे। ये SN2 आप समझ सकते हो, इन सारी चीज़ों को हम लोग ऑर्गेनिक में भी देखेंगे बहुत अच्छे से। व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट C डेल प्लस कार्बन फ्रॉम द साइड ऑफ I माइनस, दिस इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म। क्यों इम्प्रॉपर हम समझ गए, क्योंकि इस माइनस चार्ज इसका और इस I का माइनस चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, बट व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स C प्लस फ्रॉम बैक साइड ऑफ I माइनस एंड इन दिस केस प्रोडक्ट इज फॉर्म। लेकिन जब वो पीछे से आके अटैक करता है तो यहाँ से I माइनस आसानी से क्या होता है, टूट के निकल जाता है। समझ में आई बात। तो ये था प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो यानी कि कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए जो दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट है वो उनमें से पहला क्या था, एनर्जी फैक्टर था, दैट इज़ मॉलिक्यूल की एनर्जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू EA। और दूसरा क्या था आपका, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए कोलाइडिंग के समय। ठीक है, तो यहाँ तक चलो कवर करते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।